अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौज़म मुग़ल की बुक से इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उनके रिलेटेड जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो चल रहे हैं। हमने ईद से पहले प्रॉब्लम नंबर 15 जो है उसे सॉल्व किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 16 डिस्कस करेंगे मौज़म मुग़ल की बुक से, पेज नंबर 457। तो सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 457 निकाल लें मौज़म मुग़ल की बुक से। ये प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम नंबर 16 आपके सामने है। प्रॉब्लम नंबर 16, मिस्टर रियाज़ अहमद इज़ अ डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन अ ट्रांसपोर्ट बिज़नेस। तो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस का वो जो है वो एम्प्लॉई है, उसका डायरेक्टर है, सॉरी। ये प्रॉब्लम है पेज नंबर 457 और पेज नंबर 458 पर। तो इसकी रिक्वायरमेंट, जैसा कि हर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू वर्क आउट हिज टैक्स लाइबिलिटी। हमने मिस्टर रियाज़ अहमद की टैक्स लाइबिलिटी जो है उसे फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं जी। फॉर्मेट आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम सैलरी क्योंकि डिस्कस करनी होती है, दैट्स वाई आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग दी हुई है इनकम फ्रॉम सैलरी की। क्वेश्चन की तरतीब से चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास सैलरी है। सैलरी है जी मिस्टर रियाज़ की 12 लाख फुली टैक्सेबल है। देन सेकंड अलाउंस है सीनियर पोस्ट अलाउंस। सीनियर पोस्ट अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है। 100,000 1 लाख का है। सीनियर पोस्ट अलाउंस के बाद कमीशन है। कमीशन को हम मार्क करेंगे क्योंकि कमीशन जो है उसके साथ ब्रैकेट में टैक्स डिडक्टेड भी लिखा हुआ है, तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी लिखा जाएगा। कमीशन का जो 12% टैक्स एट सोर्स है वो भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट आइटम है फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अदर दैन बिग सिटी, और अकोमोडेशन अलाउंस भी है। दोनों के बारे में बताया हुआ है। जब दोनों के बारे में बताया जाए तो हम दोनों की कैलकुलेशन करते हैं और जो अमाउंट हायर होती है वो टैक्सेबल कर देते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटी के हवाले से सबसे पहले तो लिखा हुआ है जी फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है। अदर दैन बिग सिटी, जब अदर दैन बिग सिटी हो तो हम मिनिमम टाइम स्केल का 30% लेते हैं। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का 30%। एक तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 3,60,000। सेकेंडली लिखा हुआ है जी, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स पर, अकोमोडेशन अलाउंस। अकोमोडेशन अलाउंस भी उसको ऑफ़र किया जा रहा है कि दोनों में से वो जो फैसिलिटी चाहे वो अवेल कर सकता है। अब वो फैसिलिटी बेशक जो भी अवेल करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टैक्स के हवाले से ये याद रखें, टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से हम अलाउंस भी लिखेंगे और 30% या 45%, जैसा कि अगर बिग सिटी होती तो हम 45% लेते। तो टैक्स के हवाले से अमाउंट दोनों कैलकुलेट होंगी। विच एवर इज़ हायर, इनमें से जो अमाउंट हायर है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 लाख अमाउंट हायर है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ फैमिली। एम्प्लॉय की फैमिली को फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो दी गई है। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब देखें, ये अगर पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलती तो एग्जैम्प्ट होती, लेकिन ये फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है टू द एम्प्लॉय फैमिली, फुली टैक्सेबल है जी। ये एम्प्लॉय की फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल रही है 1,25,000 की, दैट इज़ फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर चार्जेस पेड बाय कंपनी। बेनिफिट है यूटिलिटी अलाउंस की तरह, फुली टैक्सेबल है। इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर
चार्जेस पेड बाय कंपनी आपको ये सहूलत दे रही है जी, तो ये फुली टैक्सेबल है 70,000। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर। इंटरेस्ट फ्री लोन है तो लोन के हवाले से सबसे पहले आपने देखना है कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। तो बेशक ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लोन की जो अमाउंट है ना वो 10 लाख से कम है। जब लोन की अमाउंट 10 लाख से कम हो तो याद रखें ये फुली एग्जेम्प्ट है, ये बेनिफिट जो है। और 10 लाख से ज़्यादा होती तो हमने इस लोन की अमाउंट पर 10% कैलकुलेट करना था, वो टैक्सेबल हो जाना था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट फ्री का मतलब है आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, तो वो जो बेनिफिट हो रहा है वो टैक्सेबल होना था। बेनिफिट कितना हो रहा है उसके लिए हमें मार्केट रेट देखना पड़ता है। तो लोन के लिए जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो 10% कंसिडर होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉई। अब ये एम्प्लॉई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना पे कर रहा है ना, तो ये बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन इसके बदले में उसे एवरेज रिलीफ ज़रूर मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉई खुद पे कर रहा है, खुद पे करे तो बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिलेगी? एवरेज रिलीफ। नेक्स्ट चलते हैं जी, लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय ऑन द पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ। देखिए ये एम्प्लॉय अगर अपने लिए पे करता तो एवरेज रिलीफ मिलना था, ये उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अपनी वाइफ के लिए, अब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब कोई रिलीफ उसको नहीं मिलेगा, माइंड इट। उसके बाद जी कंपनसेशन ऑन डिले रिफंड, उसे कंपनसेशन मिली है डिले रिफंड पर, ये अदर सोर्स की इनकम है और फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ जी वेजेस ऑफ वॉचमैन गार्डनर एंड स्वीपर एट हाउस पेड बाय कंपनी। डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनकी सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स पेड बाय कंपनी, वो माली, चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, जो भी आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी अगर कंपनी पे करेगी तो ये फुली टैक्सेबल है जी, आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, उसके बाद लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट। देखें जी जो सैलरीड पर्सन है ना उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस ली जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 458 पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट का मतलब ये है कि इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किए गए हैं जो प्रॉपर्टी के हवाले से हुए हैं। हमने क्या करना है, एक तो पहली बात तो ये कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की आइटम हम फिलहाल तो हम इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बारी आएगी तब इसको लिखेंगे। लेकिन वहाँ पर भी ख्याल रखना है कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट लिखा हुआ है ना, नेट का मतलब है इसमें से एक्सपेंडिचर्स माइनस हुए हुए हैं, हमने उन्हें वापस ऐड करना है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखनी है ग्रॉस मतलब जिसमें से टैक्स डिडक्ट ना हुआ हो, नेट ना हो। उसके बाद है जी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये उसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कलेक्शन चार्जेस भी उससे रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट टू द स्केड्यूल बैंक फॉर द रेनोवेशन ऑफ हाउस। देखिए आपने घर बनाने के लिए लोन लिया हो ना, या प्लॉट ख़रीदने के लिए जिस पे घर बनाना है, फिर तो आप जितना भी लोन उस पर जितना इंटरेस्ट पे करते हैं ना उसके बदले में आपकी टोटल इनकम में से वो डिडक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है आपने लोन इंस्टॉलमेंट पे की है घर की रेनोवेशन के लिए, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बदले में कोई टैक्स में राहत नहीं मिलेगी। उसके बाद है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फ़ंड। एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है सुपरएनुएशन फ़ंड, मतलब जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक फ़ंड मिलेगा, तो ये एम्प्लॉयर बेशक आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये बेनिफिट तो है लेकिन फुली एग्जैम्प्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है फॉर सुपरएनुएशन फ़ंड। सुपरएनुएशन कहते हैं जब रिटायरमेंट किया टाइम को सुपरएनुएशन कहा जाता है। आपकी सुपरएनुएशन फ़ंड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बेशक वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये बेनिफिट जो है ये फुली एग्जैम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है जी। आगे मूव करते हैं जी, कंसिडरेशन रिसीव फॉर वकेटिंग एट हाउस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है, इसको मार्क कर लें। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की आइटम है। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की आइटम है। रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है, अगर ये रेगुलर
काम किया जाए फर्नीचर एंड फिटिंग्स को रेंट पर देने का, फिर तो बिज़नेस है, लेकिन फ़िलहाल ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर होगा। रेम्यूनरेशन ऑफ लिटरेरी वर्क, ये भी अदर सोर्स की आइटम है, फुली टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है, फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद लिखा हुआ है जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एक्वायर्ड थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन। जो भी शेयर्स आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन से ख़रीदें या पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप ख़रीदें एज एन ओरिजिनल लॉटीज़ के बदले में एवरेज रिलीफ मिलता है। लेकिन आप देखें नीचे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द सेम इनकम ईयर। भैया आप इन्वेस्टमेंट अगर अपनी रखते तो इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको टैक्स में राहत मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इनकरेज करती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें पब्लिक कंपनी शेयर्स में या ऐसी कंपनी के शेयर्स में जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन बेच रही हो। तो अब आपने वो शेयर्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दिए, साल के दौरान ही बेच दिए हैं। डिस्पोज ऑफ, बेच देना, सेल कर देना, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। अब साल के एंड पर आपकी इन्वेस्टमेंट बाकी रही नहीं है, तो आपको इसके बदले में रिलीफ भी नहीं मिलेगा, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, आप जानते हैं लास्ट स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसके बाद डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। उसके बाद डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस पर एवरेज रिलीफ मिलनी थी, लेकिन आगे लिखा हुआ है पेड इन कैश। जब आप कोई डोनेशन कैश में देते हैं ना, तो इसके बदले में फिर एवरेज रिलीफ आपको अलाउड नहीं होती। पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड टोटल इनकम में से माइनस होगा। फिर लिखा हुआ जी शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आपने शेयर, मतलब में आपका शेयर था, आपका हिस्सा था, वहाँ से लॉस हो गया, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नोट में लिखा हुआ है जी कमीशन रिसीव फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग द न्यू क्लाइंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कमीशन है 80,000 की, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12% जो उसका टैक्स है वो एट सोर्स कट चुका है, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में ट्रीट होगा। उसके साथ ही देखें आगे रिक्वायरमेंट आ गई है, क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया है। यहाँ तक इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो कंप्लीट हो गई। हम टोटल करते हैं और देखते हैं टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है। टोटल सैलरी इनकम हमारे पास आ गई जी 20,30,000, 20,30,000 आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ गई। टोटल सैलरी इनकम के बाद आप जानते हैं सैलरी के बाद नेक्स्ट हेड हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखें जी कौन कौन सी आइटम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पेज नंबर 458 पर नेट दी हुई है। प्रॉपर्टी इनकम नेट दी हुई है, इसे हमने ग्रॉस में बदलना है। ग्रॉस में कैसे बदलेंगे कि इसमें जो जो एक्सपेंडिचर माइनस हुए हुए हैं उन्हें हमने वापस ऐड करना है। दो एक्सपेंडिचर देखें लिखे हुए हैं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, अदा कर दिया है, कलेक्शन चार्जेस पेड हैं, अदा कर दिए हैं। दैट्स वाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो नेट है। नेट का मतलब ये है इसमें से ये दोनों एक्सपेंडिचर माइनस हो चुके हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर जो है वो इंडिविजुअल और एसोसिएशन के लिए माइनस करने की इजाज़त नहीं है, तो हम इनको वापस ऐड कर देंगे ताकि प्रॉपर्टी इनकम आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, ग्रॉस फॉर्म में आ जाए। तो फायर इंश्योरेंस जो उसमें से अदा कर दी है उसको वापस ऐड कर रहे हैं ताकि उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। फिर कलेक्शन चार्जेस हैं वो भी हम पे कर चुके हैं, उनको भी वापस आपने ऐड कर देना है 5,000 एंड 3,000। प्रॉपर्टी इनकम ग्रॉस आ जाएगी। $2,78,000 ग्रॉस आ गई जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस आ गई आपके पास। अब सॉरी ये इनर कॉलम में ही रहनी थी क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो सेपरेटली टैक्सेबल होती है, तो हमने बहरहाल ये फाइंड आउट कर ली है। अब हम जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे तो फिर तो इसके साथ हमने लिखना जी टैक्स सेपरेटली। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम बिज़नेस का है। जैसा कि हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया है, आई थिंक सो कि इसमें कोई इनकम फ्रॉम बिज़नेस नहीं थी।
जी इनकम फ्रॉम बिज़नेस जितने भी मार्क्ड आइटम हैं कोई भी इनकम फ्रॉम बिज़नेस नहीं है। नेक्स्ट हेड है जी कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन से रिलेटेड जो जो आइटम है उनको मार्क किया हुआ था हमने। देखते हैं जी कौन कौन से आइटम हैं कैपिटल गेन से रिलेटेड जिन जिनको मार्क किया हुआ उन्हें देखें। तो लिखा हुआ है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, लिखेंगे बहरहाल हम इसे। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितना है जी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? 75,000। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉस ऑन डिस्पोजल के बाद लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिखा हुआ डिस्पोजल आफ्टर 3 ईयर। अब ये बेची है हमने आफ्टर 3 ईयर्स, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आफ्टर 3 ईयर्स सेल की जाए तो ये फुली एग्जैम्प्ट होती है जी। इसकी अमाउंट है 1,80,000, दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। तो कैपिटल गेन की 2 ही आइटम थी जैसा कि हमने रीड आउट किया। कैपिटल गेन के बाद आगे मूव करते हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड देखें जी कौन कौन से आइटम हैं जिन जिनको मार्क किया उन सबको देखते हैं जी वन बाय वन। कंसिडरेशन फॉर वकेटिंग द हाउस। सबसे पहले अगर तरतीब से हम चलें बुक की तरतीब से, सॉरी पेज नंबर 457 पर सबसे पहले कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड। कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड। डिले रिफंड पर जितनी कंपेंसेशन मिलती है दैट इज़ फुली टैक्सेबल 32,000। कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड के बाद है जी कंसिडरेशन फॉर वकेटिंग द हाउस। कंसिडरेशन फॉर वकेटिंग द हाउस इसकी ट्रीटमेंट ये होती है जी 1/10 लिया जाता है, 1/10 लिया जाता है किसका? जितनी कंसिडरेशन रिसीव हुई है उसमें से जितना एडवांस रिफ़ंड करना हो। ब्रैकेट में देखें लिखा हुआ है अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। 1 लाख में से 60,000 माइनस कर दें, बाकी बचेगा 40,000, उसका 10% लेंगे तो ये 4,000 रुपया टैक्सेबल आ जाएगा। 1 लाख में से 60,000 माइनस करें 40,000 आएगा, उसका 1/10 लेंगे तो ये 4,000 आ जाएगा जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बाकी आइटम्स की तरफ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की नेक्स्ट आइटम है जी रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स है जी 45,000, फुली टैक्सेबल है। रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग के बाद है रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क, फुली टैक्सेबल है। रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क है जी, इसकी अमाउंट है 18,000, ये भी टैक्सेबल है। रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क के बाद है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है ये फुली एग्जैम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम की अमाउंट है 1,20,000, फुली एग्जैम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम के बाद लिखा हुआ जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एक्वायर्ड थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड, डोनेशन, पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड। यहाँ तक हमारे सारे सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं जी।
यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक हम टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी जी टोटल इनकम। देखें जी टोटल इनकम कितनी आती है जी, ऐड करें 20,30,000 में ये सारी इनकम जो हैं ये ऐड करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाती है 21,29,000। 21,29,000 टोटल इनकम आपके पास आ गई। अब टोटल इनकम में से 5 आइटम्स माइनस होती हैं। ज़कात डिडक्टेड, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास वर्कर वेलफेयर फ़ंड है। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड, सिर्फ वर्कर वेलफेयर फ़ंड की अमाउंट आपके पास है। वर्कर वेलफेयर फ़ंड की अमाउंट है 3 लाख, वो माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के बाद हम इसमें ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। एओपी से आपको जितनी प्रॉफिट आई होती है, तो शेयर फ्रॉम एओपी आपके पास नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट एसोसिएशन ऑफ पर्सन से नहीं हुआ, लॉस हुआ था उसकी वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब शेयर फ्रॉम एओपी ना हो तो आपकी एक्चुअल इनकम ही आपकी इनकम होती है। डबल लाइन लगा देते हैं क्योंकि अब कोई इनकम का पोर्शन बाकी नहीं है। अब हमने कंप्यूटेशन की तरफ आना है, तो सबसे पहले हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल 18,29,000 को स्लैब रेट वाले टेबल में देखें जी कौन सी स्लैब में आ रही है। स्लैब रेट वाला टेबल आपके बुक पे भी दिया हुआ है, मैंने नोट्स पे भी दिया हुआ है। तो स्लैब रेट के टेबल में आ रही है जी आपकी ये इनकम फोर्थ स्लैब में। फोर्थ स्लैब की रेंज है 12 लाख से लेकर 25 लाख तक, जिसमें लिखा हुआ है जी इनकम 12 लाख से जितनी ज़्यादा है ना उस पर 5% टैक्स होगा। 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है, आपकी इनकम है 18,29,000, ये 12 लाख से जितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है जी 6,29,000 ज़्यादा है। 6,29,000 पर 5% टैक्स है। इनकम एक्सीडिंग 12 लाख, 12 लाख से इनकम आपकी ज़्यादा है तो इसका टैक्स आ गया जी 31,450, ये आपका टैक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि सेपरेट ब्लॉक में 3 आइटम्स आती हैं। एक प्रॉपर्टी इनकम, सेकंड कैपिटल गेन की इनकम और थर्ड गोल्डन हैंडशेक। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम है जी बिल्कुल 2,78,000 प्रॉपर्टी इनकम है। कैपिटल गेन की कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है और गोल्डन हैंडशेक भी नहीं है। तो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम कितनी है जी 2,78,000। प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, तो बाकी बची 78,000। 78,000 की जो प्रॉपर्टी इनकम है उस पर 5% टैक्स होता है जी। तो 5% कैलकुलेट करें 78,000 पर तो ये आ जाएगा जी 3,900। तो प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया 3,900। ऐड करते हैं आपका जो एक्चुअल इनकम था, एक्चुअल इनकम जो थी उसका टैक्स आया था 31,450, उसमें ऐड कर दें 3,900 तो आपके पास आ जाएगा 35,350। ये एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 35,350 एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये तो थर्ड स्टेप था सेपरेट ब्लॉक। इसके बाद फोर्थ स्टेप है जी, फोर्थ स्टेप है सीनियर सिटीज़न रिबेट और डिसेबल पर्सन की रिबेट, वो इस क्वेश्चन में नहीं है।
फिफ्थ स्टेप है आपके पास जिसमें टीचर्स रिबेट है, टीचर्स रिबेट भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सिक्स स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सेवन स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो है जी इस क्वेश्चन में। अब एवरेज रिलीफ की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल के बाद हमने सारे स्टेप मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद एवरेज रिलीफ ही रह गया है, या उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। एवरेज रिलीफ के लिए हमें पहले देखना पड़ता है जी हमें रिलीफ किस किस पर देनी है। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, रिलीफ किस किस अमाउंट पर देनी है जी। तो हमने मार्क किया हुआ है जी जिस पर रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू लिख देते हैं जी। डोनेशन टू पंजाब यूनिवर्सिटी 1,50,000, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। उसके बाद डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेड इन कैश, इस पर कोई रिलीफ नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी पर भी कोई रिलीफ नहीं है जी। इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं है जी जिस पर रिलीफ मिलनी हो, तो सिर्फ एवरेज रिलीफ मिलेगी 1,50,000 पर। इसके अलावा मैंने बताया था वो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी उसने अपनी वाइफ की करवाई थी। तो एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका है रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ की इनकम। तो फिर तरीका क्या है, जो प्रीवियस स्टेप का टैक्स होगा, प्रीवियस स्टेप का जो टैक्स होगा उसको टोटल इनकम पर डिवाइड करें। अब देखें ये 35,350 कैसे आया टैक्स, ये दो टैक्स हैं, इन दोनों को ऐड किया तो फिर आया। तो ये टैक्स है इन दोनों इनकम का, इन दोनों इनकम्स का। 31,450 कौन सी इनकम है, 18,29,000, और 3900 टैक्स किसका है, 2,78,000 का टोटल इनकम लिखनी है। तो इन दोनों इनकम्स का टैक्स ही आया 35,350। तो ये टोटल टैक्स है, ये टोटल इनकम है। टैक्स दोनों को ऐड करके आया तो इनकम भी दोनों को ऐड करके लिखनी है। मल्टीप्लाई बाय जिस पर रिलीफ देनी है, 1,50,000 पर हमने एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ गई 2,517 एवरेज रिलीफ आ गई जी आपके पास। एवरेज रिलीफ हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है जी नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल हमारे पास आ जाएगा जी 32,833 नेट टैक्स आ गया। नेट टैक्स पेएबल में से लेस कर दें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस कर देते हैं जी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कौन कौन सा है जी, एक टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है, और एक टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम कमीशन। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है जी 20,000, और कमीशन जो है 80,000 की थी, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसका 12% टैक्स जो है वो कट रहा है, 9,600 उसका टैक्स कट गया जी। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा जी 3,233। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में एफटीआर की कोई इनकम नहीं है। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसे अपनी नोटबुक पर नोट भी कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला अब हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला इस अगस्त के मंथ में हम ये प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लें। फिर हम इंशाल्लाह ताला वो जो एक क्वेश्चन आपका रह गया था एक वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक आपका क्वेश्चन एक रह गया था,
तो उसे हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने लेक्चर जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।